स्टूडेंट्स, चलिए आज आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक मकरंद के तीसरे पाठ को पढ़ते और समझते हैं। तीसरे पाठ का शीर्षक है दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक कहानी है। स्टूडेंट्स, इस पूरी पाठ्य पुस्तक में आप गद्य की विभिन्न विधाओं से भी परिचित होंगे। जैसे कि पिछला पाठ शिक्षा एक निबंध था और आज का जो पाठ है वो एक कहानी है, तो हम गद्य की विभिन्न विधाओं में अंतर भी जानेंगे। स्टूडेंट्स, कहानी को पढ़ने और समझने से पहले आइए हम कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को देखें। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं तथा इनकी कहानियाँ मान सरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। स्टूडेंट्स, प्रेमचंद जी के साहित्य का मूल स्वर राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार रहा है। प्रेमचंद अपने युग के उन सिद्धस्त कहानीकारों में से थे जिन्होंने हिंदी को नवीन युग की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। इनका निधन 8 अक्टूबर सन 1936 को हो गया। स्टूडेंट्स, आपके सामने दो बैलों की कथा, इसका सारांश प्रस्तुत है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस पाठ के अनुसार जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा एक सीधा और निरापद अर्थात संकट रहित जानवर है। वह कभी क्रोध नहीं करता। चाहे जितना उसे मारो, चाहे सड़ी हुई घास सामने डाल दो, वह कभी असंतोष की भावना प्रकट नहीं करता। वह सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण समाहित होते हैं, परंतु फिर भी लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं और लेखक ऐसा मानते हैं कि यह सद्गुणों का अनादर है। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कुछ लोग शायद बैल को मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ भी मानते हैं, परंतु लेखक के अनुसार बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है, और वह कई बार अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इसलिए बैल का स्थान गधे से नीचा है। कहानी में झूरी काछी के दो बैल थे और दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। साथ साथ में रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में एक दूसरे से बातें करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जानवर बोल नहीं सकते या उनकी दूसरी भाषा होती है, तो इस तरीके से वो केवल अपने भाव भंगिमा से एक दूसरे से बात करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। आगे लेखक कहते हैं कि एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। जब संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें पराये से लगते थे। परिणाम स्वरूप दोनों ने रस्सी तोड़ी और वो अपने पुराने मालिक झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों बैल बहुत खुश थे, किंतु झूरी की पत्नी को बैलों का भागकर वापस आना पसंद नहीं आया, क्योंकि वह उसके मायके से वापस भागकर आ गए थे। वह ईर्ष्या से बोल उठी, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। तभी झूरी बैलों के पक्ष में बोल पड़ा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? इस पर झूरी की स्त्री ने रौब दिखाते हुए कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब मैं भी देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वैसा ही हुआ जैसा झूरी की स्त्री ने कहा। मजूरों को बोल दिया कि उन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, जिसका कि नाम गया था, और बैलों को लेकर चला। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता।
कई बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि वह मोती की अपेक्षा ज़्यादा सहनशील था। दोनों बैलों को दिन भर खूब मार पड़ी। अपमान सहने के पश्चात शाम के समय में भी सिर्फ सूखा भूसा ही मिला। दूसरे दिन गया, जो कि झूरी का साला था, ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कस्में खा ली थीं। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। दोनों बैलों के साथ बहुत ज्यादतियां होती थीं। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब रहती थी। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। वहाँ एक छोटी सी लड़की भी रहती थी। वह हर दिन दोनों बैलों को 2 रोटियां डाल जाती थी। उस लड़की की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीय लगाव हो गया था। एक रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों बैलों ने रस्सियां चबाकर उसे तोड़ने का प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। सहसा घर का दरवाजा खुला और वही छोटी लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तभी उस लड़की ने दोनों बैलों के माथे सहलाकर बोला, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तत्पश्चात लड़की ने रस्सी खोल दी और दोनों बैल भाग निकले। बैलों के पीछे पीछे गया और गांव के दूसरे लोग भी उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों बैल नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों को एक मटर का खेत दिखा। वहां पर दोनों ने मटर खाई और स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे। उसके बाद वहीं मटर के खेत में एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर पूरी हिम्मत से उस सांड का सामना किया और उसे मार भगाया, किंतु मटर के खेत में चरते समय खेत के मालिक और गांव के कुछ लोगों ने आकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और उसके बाद दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस जहां पर कि आवारा पशुओं को रखा जाता है। कांजी हाउस में और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। हीरा मोती को दिन भर की भूख प्यास के पश्चात जब रात को भी भोजन न मिला तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, इसलिए भाग नहीं पा रहा था। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी भाग न सका। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। कहानी के अनुसार 1 सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक ने दोनों बैलों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दढ़ियल आदमी नीलामी में ऊंची बोली लगाकर हीरा मोती को ले जाने लगा। दोनों समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। कसाई जो है पशुओं को मारने का काम करते हैं। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि दढ़ियल आदमी थोड़ा भी चाल धीमी हो जाने पर उन्हें जोर से डंडा जमा देता था। जब वे जा रहे थे तो चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित रास्ते पर आ गए हैं। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। दोनों बैलों में उत्सुकता जाग गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता दूर हो गई। झूरी का घर करीब आ गया था। दोनों खुश होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी अर्थात उनका पुराना मालिक बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर पश्चात नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। स्टूडेंट्स, इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने मानवीय आचरण और अनुभूति को केवल मनुष्य केंद्रित नहीं माना है। वे मानते हैं कि ये विशेषताएं या भावनाएं पशुओं में भी होती हैं। सामान्य मनुष्य की तरह पशुओं में भी हर्ष, उल्लास, सुख, दुख और अपने पराये का अनुभव होता है। हीरा और मोती नाम के 2 बैलों के भीतर जागृत होने वाले विभिन्न भावों को कहानी के रूप में ढालते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने मनुष्य और पशु के बीच संवेदना संवाद स्थापित किया है। वह जीवन मूल्यों के विस्तार का प्रयत्न तो करता ही है, जीवन मूल्यों की करुणा भी अपने में समेटे हुए है। साथ ही उनके साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार, क्रूरता एवं मनुष्य के व्यवसायगत उपयोगितावादी दृष्टिकोण को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी को अवश्य पढ़ें।
तो इस तरह स्टूडेंट्स कहानी के सारांश को समझने के बाद चलिए हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, झूरी के बैल किस नस्ल के थे? तो झूरी के बैल पछाई नस्ल के थे। गोई को झूरी ने कहाँ भेज दिया? गोई अर्थात दो बैलों की जोड़ी। तो झूरी ने गोई को अपनी ससुराल भेज दिया। अगला प्रश्न है, झूरी की ससुराल जाते समय बैलों ने क्या समझा? झूरी की ससुराल जाते समय बैलों ने यह समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अगला प्रश्न है, गोई ले जाते समय गया को पसीना क्यों आ गया? गया अर्थात झूरी का साला और गोई अर्थात बैलों की जोड़ी। गोई को ले जाते समय गया को पसीना आ गया, यह इसलिए कि वे वहां जाना नहीं चाहते थे। अगर गया उन्हें पीछे से हाँकता तो वे दोनों इधर उधर भागने लगते थे। पगहिया पकड़कर आगे खींचने पर पीछे की ओर जाने लगते थे और मारने पर वे दोनों मुंह नीचे करके हकारने लगते थे। अगला प्रश्न है, गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नांद में मुंह क्यों नहीं डाला? नांद अर्थात जिसमें कि उनका खाना रहता है। गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नांद में मुंह नहीं डाला, यह इसलिए कि उनका अपना घर छूट गया था। यह तो पराया घर था। वहाँ के लोग उन्हें बेगाने लग रहे थे और उन्हें वहाँ का खाना पीना और रहना तनिक भी रास नहीं आ रहा था। अब अभ्यास के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, झूरी के घर प्रातःकाल लौटे बैलों का किसने स्वागत किया और कैसे? तो प्रातःकाल लौटे बैलों को देखकर झूरी अर्थात उनका मालिक गदगद हो गया। दौड़कर उसने उन्हें गले लगा लिया, फिर वह उन्हें चूमने लगा। झूरी के घर प्रातःकाल लौटे बैलों का घर और गांव के लड़कों ने तालियां बजा बजा कर स्वागत किया। उनमें से किसी ने अपने घरों से रोटियां लाकर खिलाईं तो किसी ने गुड़। इस प्रकार किसी ने चोकर लाकर दिया तो किसी ने भूसी। इस प्रकार उन्होंने उन दोनों बैलों का बड़े ही स्नेहपूर्वक स्वागत किया। अगला प्रश्न है, गया के घर से भाग आने पर बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया गया? गया के घर से जब दोनों बैल भागकर वापस झूरी के घर आ गए तो झूरी की पत्नी ने बड़ा ही दुर्व्यवहार किया। उसने उन्हें खली और चोकर देना बंद कर लिया। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अब उन्हें सूखे भूसे के सिवा और कुछ न देगी, वे खाएं या मरें। उसने मजदूरों को भी ताकीद कर दी कि वह बैलों को खाली सूखा भूसा ही दे। इस प्रकार उनके प्रति बड़ी बेरहमी की गई। अगला प्रश्न है, दोनों बैलों ने आज़ादी के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो स्टूडेंट्स, दोनों बैलों ने आज़ादी के लिए कई अनेकों प्रयास किए। जैसे 2-4 बार गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। हल में जोतने पर जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली। गया मारते मारते थक गया लेकिन उन्होंने पाँव ना उठाया। हीरा की नाक पर भी जब गया ने खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। वह हल लेकर ऐसे भागा कि उसने हल, रस्सी, जुआ, जोत सब तोड़कर बराबर कर दिए। एक दिन चुपके से भैरों की लड़की के द्वारा रस्सी खोल दिए जाने पर वे वहाँ से भाग निकले और ऐसे भागे कि गया की पकड़ में नहीं आ पाए। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती के पारस्परिक प्रेम का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, झूरी के दोनों बैलों हीरा और मोती में बहुत ही अधिक पारस्परिक प्रेम था। बहुत दिनों से दोनों एक ही साथ रहते थे, इसलिए दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे की मौन भाषा समझ लेते थे। इसी में वे परस्पर विचार विनिमय भी किया करते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। वे इसे किसी प्रकार के विरोध भाव से नहीं करते थे, अपितु विनोद और आत्मीयता के भाव से किया करते थे। इससे उनका पारस्परिक प्रेम और मजबूत दिखाई देता था। अगला प्रश्न है, भैरों की लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? स्टूडेंट्स, भैरों की लड़की की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी। इस प्रकार उसको अपना ऐसा कोई नहीं दिखाई देता था जिससे वह अपनी भावना को प्रकट कर सके। इसके लिए उसने इन निरीह बैलों को ही चुना। वह उन्हें रात को चुपके से रोटी खिलाती थी, उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाती थी, इसलिए उन बैलों से उसे बड़ी आत्मीयता हो गई थी। अगला प्रश्न है, दोनों बैल दढ़ियल आदमी को देखकर क्यों काँप उठे? तो स्टूडेंट्स, दोनों बैल दढ़ियल आदमी को देखकर काँप उठे। यह इसलिए कि पहला तो उसकी आंखें बहुत लाल लाल थीं, उसकी मुद्रा बहुत ही कठोर थी। उसने उन दोनों बैलों के कूल्हों में अपनी उंगली गोद गोद कर उन्हें देखा था। उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था और वह बड़ा ही जुल्मी और कसाई दिखाई दे रहा था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कहानी अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल है।
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा में मनुष्य और पशु के परस्पर व्यवहार को दर्शाया गया है। इस कहानी में झूरी के दोनों बैलों के भीतर जागृत होने वाले कई प्रकार के भावों को बहुत ही सरलता से व्यक्त किया गया है। इस प्रकार पशुओं के साथ मनुष्य द्वारा किए जाने वाले आत्मीय और भाईचारा के व्यवहार का जहाँ उल्लेख हुआ है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रति की जाने वाली क्रूरता और स्वार्थपरता का भी चित्रण हुआ है। इस प्रकार यह कहानी मनुष्य की तरह पशुओं के भी सुख दुख और अपने पराई के बोध को प्रकट करती है और इसकी विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद लिखित प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, जिस प्रकार पद्यांशों की व्याख्या करते समय हम प्रसंग लिखते हैं, उसी प्रकार गद्यांशों की व्याख्या करते हुए भी हमें प्रसंग लिखना चाहिए और व्याख्या के पश्चात उस गद्यांश की विशेष बातों का भी वर्णन करना चाहिए। पहला गद्यांश है, भागे इसलिए कि वे लोग तुम्हारी तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। इस गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य भाग 1 में संकलित तथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा से लिया गया है। इसमें कहानीकार ने झूरी को अपनी ससुराल से अपने दोनों बैलों हीरा और मोती के भागकर आने पर उन्हें सही ठहराया तो उसकी पत्नी ने उसका विरोध करते हुए कहा, गया के यहाँ वे दोनों बैल नहीं टिक सके। इसका मुख्य कारण यह है कि वह बैलों को खिलाता है तो डटकर काम भी लेता है, तुम्हारी तरह आराम देने के लिए नहीं। वह उन्हें खिलाता है तो उनसे काम लेना भी जानता है। उन्हें खिलाकर उन्हें बड़े ही कड़ाई से हल में सुबह से शाम तक जोतता है और इन्हें तो बैठकर खाना चाहिए। ये काम करने से भागते हैं, इसलिए उसने जब इनसे डटकर काम लेना शुरू किया तो वे यहाँ भागकर चले आए। अब देखना है कि इन्हें खली और चोकर कौन खिलाता है। मैं भी इन्हें सूखा ही भूसा चारा दूंगी, उसे ये खाएं या ना खाएं मेरी बला से। इस गद्यांश की विशेष बातें इस प्रकार हैं। झूरी की पत्नी का आक्रोश उसकी कठोरता को प्रकट कर रहा है। भाव बड़े ही निष्ठुर हैं, शैली प्रवाहमयी है और यह अंश स्वाभाविक है। अगला गद्यांश है, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा भरकर भी दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, यहाँ कहानीकार ने झूरी के दोनों बैलों हीरा और मोती की मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। लेखक कहते हैं कि झूरी के दोनों बैल हीरा और मोती उसके साले के यहाँ कड़ी मेहनत करने लगे। उसका साला गया उनसे खूब डटकर काम लेता था और वह उन्हें सुबह से शाम तक हल में जोतता था, उन पर जोर जोर से डंडे बरसाता था। इससे वे दोनों क्रोधित होकर उसका बार बार विरोध करते थे, फिर भी वह उनके प्रति जरा भी नरमी नहीं दिखाता था। इस प्रकार उनसे डटकर काम लेने के बाद वह उन्हें उनके बैठने रहने की जगह पर बांध देता था। रात होने पर पहले की तरह उसकी लड़की उन्हें चुपचाप से 2 रोटियां खिलाकर चली जाती थी और दोनों उसके द्वारा दी गई उन रोटियों को प्रसाद की तरह बड़े ही प्रेम भाव से लेते थे। उससे उन्हें एक ऐसी अद्भुत सहन शक्ति मिलती थी कि वे रूखा सूखा भूसा चारा खाकर भी अपनी कमजोरी कुछ भी अनुभव नहीं करते थे और ऐसा होने पर भी गया के प्रति उनके मन में अत्यधिक घृणा और विरोध भरा हुआ था। गद्यांश से संबंधित कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। बैल जैसे कड़ी मेहनत करने वाले पशुओं के प्रति मनुष्य की कठोरता का उल्लेख है। बाल स्वभाव पशु प्रेम का उल्लेख रोचक रूप में किया हुआ है। उर्दू हिंदी की शब्दावली है। शैली भावात्मक है। भाषा मुहावरेदार है। अगला वाक्य है, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यहाँ पर कहानीकार ने हीरा और मोती के अपने मालिक झूरी के प्रति शिकायत के भावों को व्यक्त करते हुए कहना चाहा है कि हीरा और मोती को लगा कि उनके मालिक झूरी ने अपने साले गया को उन्हें बेच दिया। उन्हें यह नागवार लगा। वे तो अपने मालिक झूरी की सच्चे तन मन से सेवा कर रहे थे, फिर उसने उन्हें क्यों बेच दिया। वे तो उसकी सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने तो यह निश्चय कर लिया था कि उनके यहाँ ही जीना है और उनके यहाँ ही मर जाना है। गद्यांश की विशेष बातें इस प्रकार हैं। बैलों की स्वामी भक्ति प्रकट की गई है। यह अंश एक प्रेरक रूप में है। भाषा सजीव है। अगला वाक्य है, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है।
इसमें कहानीकार ने गया की लड़की के द्वारा दोनों बैलों को रात के समय चुपके से रोटी खिलाने से प्रभावित उन दोनों बैलों के एहसानमंद होने का उल्लेख किया है। कहानीकार का कहना है कि जब रात के समय चुपके से झूरी के साले गया की लड़की दोनों बैलों को रोटियां खिलाती थी, तब उन दोनों को बड़ी शांति और तसल्ली होती थी कि इस गया नामक जालिम के यहाँ भी कोई उनके दुख को समझने वाला है और उसमें हाथ बटाने वाला है। इस प्रकार उन्हें मन ही मन कुछ देर के लिए ही सही यह अवश्य खुशी होती थी कि वह किसी दुर्जन के यहाँ भी कोई सज्जन ही रहता है। इस गद्यांश की विशेष बातें इस प्रकार हैं कि भाषा सरल है, कथन मार्मिक है और शैली सुबोध है। अगला वाक्य है, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तकेंगे। इसमें कहानीकार ने झूरी के दोनों बैलों हीरा और मोती में से हीरा की सहनशीलता और अपने जाति धर्म के प्रति समझ का उल्लेख किया है। कहानीकार का कहना है कि हीरा और मोती गया की कठोरता से तंग आकर उसका विरोध करने लगे थे। एक दिन दोनों को जब गया द्वारा हल में जोता गया तो उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया और वे जब टस से मस न हुए तो गया ने उनको खूब मारा और जब वह मारते मारते थक गया तब भी उसने हीरा की नाक पर जमकर डंडे बरसाए। इससे मोती बेकाबू होकर ऐसा भागा कि हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। उसे हीरा ने समझाया तो मोती ने कहा कि अब की बड़ी मार पड़ेगी। तब हीरा ने कहा कि उन्हें मार पड़ने से नहीं डरना चाहिए, ऐसा इसलिए कि बैल का जन्म तो मार खाने के लिए ही होता है। इसे समझकर उसे मार से बचने या डरने की बात न सोचकर उसको डटकर सहना चाहिए और उसे परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। यहाँ पर हीरा के स्वधर्म और स्वजाति की समझ प्रेरक के रूप में है। वाक्य बहुत ही प्रभावशाली हैं, भाषा सजीव है। इस तरह स्टूडेंट्स, यह एक अत्यंत मार्मिक कहानी है, इसलिए इसे समझने के लिए आप इसको एक बार अवश्य पढ़ें।